गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स के बारे में समझेंगे और ये देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है और किस में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और क्यों होती है। उन सब के रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, इससे पीछे हमने पढ़ा है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस तरीके से वेरिएशन होता है, किस तरीके से एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बनता है। आज हम यहाँ पे ट्रेंड्स देखेंगे या मेंशन करेंगे किस में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है और कौन से एलिमेंट्स में कम होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना है। पहले हम इनके मीनिंग को समझते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है और किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसी के बाद हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में ये कोई भी एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ आउटरमोस्ट शेल्स बनी होंगी और इन शेल्स में मान लो सपोज करो ये मेरी कोई भी न्यूक्लियस है, इसके आउटरमोस्ट शेल ये है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, हम क्या कोशिश करना चाह रहे हैं, हम कोशिश करना चाह रहे हैं इसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ये इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालना चाह रहे हैं, हम ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकले। अगर यदि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो मान लो सपोज करो मेरा एलिमेंट है वो m है और जैसे ही मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, गैसियस स्टेट में ये एलिमेंट होना चाहिए। पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी गैसियस स्टेट के अंदर से, कोई भी गैसियस एलिमेंट के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालना तो चाह रहे हैं हम, अब अंदर पॉजिटिव चार्ज है बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में तो अट्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा, अट्रैक्शन मिलेगा और अट्रैक्शन मिलेगा तो मुझे इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। और अगर इसको तोड़ना है तो मुझे इसको एनर्जी भी देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। अब समझो, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी कहां पे ज्यादा होगी कहां पे कम होगी, समझना इस चीज को। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मान लो सपोज करो इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ध्यान से समझना इस चीज को, इस पॉजिटिव चार्ज का इस नेगेटिव चार्ज के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसके लिए उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो वहां पे हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने है तो। बात क्लियर है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है भाई, जितना ज्यादा, समझो इस चीज को भाई, बाहर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज है बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींच रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके साइज के ऊपर इफेक्ट करेगा, साइज पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली साइज पे इफेक्ट करेगा। और साइज पे कैसे इफेक्ट करेगा, साइज जितना छोटा होगा, जितना स्मॉलर होगा, जितना साइज छोटा होगा, साइज छोटा कैसे होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज जितना इसको सेल को अंदर खींच के लाएगा तो साइज छोटा होता चला जाएगा, साइज छोटा होगा। और जितना साइज छोटा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उसमें उतनी ज्यादा होगी, मतलब साइज छोटा आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मेरा पहला फैक्टर यहां से निकल के आया, अगर यदि मेरा कोई भी एलिमेंट है जिसके अंदर मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे पहले साइज फैक्टर पे डिपेंड करती है, साइज पे।
और वो साइज फैक्टर पे कैसे डिपेंड करेगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे बेहतरीन पॉइंट हमारे पास से निकल के आ गया। किसी भी एलिमेंट का साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। बात क्लियर है? पहला पॉइंट जिसको हम समझा रहे हैं फैक्टर के रूप में। आपको यही फैक्टर्स यही एक एक पॉइंट उस पे अप्लाई करना, हर एलिमेंट पे अप्लाई करना है। आपका कोई भी आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर यदि मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं यहां पे, तो दूसरा होता है स्टेबिलिटी। अब इसको समझना है स्टेबिलिटी का क्या रोल है, किस तरीके से स्टेबिलिटी इसको इफेक्ट करती है। देखो, मेरे पास कोई भी स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक इंसान है, मान लो वो गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है या कोई भी स्टेबल जगह पे होने का मतलब है, जैसे मान लो उसके पास एक ऐसी जॉब है जो उसको कोई हटा ही नहीं सकता है, गवर्नमेंट जॉब है, वो काम करे तो करे, ना करे तो ना भी करे, वो उसकी चॉइस होगी, ठीक है, उसकी चॉइस होगी। अगर यदि प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो उसको काम करना ही करना पड़ेगा, उसको एफर्ट्स देने ही देने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा, उसको कोई भी निकाल के बाहर फेंक सकता है, भाई बाहर चले जाओ, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब है आपको यहां पे देखना है, गवर्नमेंट जॉब देखनी है, जो जितना ज्यादा स्टेबल, समझो इस चीज को, जितना ज्यादा स्टेबल, भाई जो जितना अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे होगा उसको कोई नहीं निकाल सकता है। इसका मतलब अगर मैं किसी भी एलिमेंट में देखूं तो स्टेबिलिटी मेरे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर पे? एक तो या तो वो हाफ फिल्ड हो या वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, आप पढ़ के भी आए हो लेकिन फिर भी इसको समझ लेते हैं। हाफ फिल्ड का मतलब होता है, मान लो मेरा कोई भी ऑर्बिटल है, कोई भी ऑर्बिटल या तो वो इस तरीके से हो, मान लो सपोज करो मैंने पी ऑर्बिटल के लिए बना दिया, डी ऑर्बिटल होगा तो उसमें 5 डब्बे बना देता हूं, एक मान लो सपोज करो ये बना दिया और एक यहां पे ये बना दिया। या तो वो इस तरीके से हो जिसके अंदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे तो हमारे पास में उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या फिर वो फुली फिल्ड हो। फुली फिल्ड होने का मतलब है पूरी तरीके से उसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, पूरी तरीके से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। मतलब ये दोनों तरीके से स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी किस वजह से, हाफ फिल्ड भी है और फुली फिल्ड भी है। तो अगर यदि कोई भी एलिमेंट हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा होगी। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर है। जब भी आपको इनसे पूछा जाएगा, इन दोनों फैक्टर्स के साथ चलना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। जैसे अब मैं बात करता हूं इसमें सबसे पहले फैक्टर के साथ में किसी भी एलिमेंट की, मान लो सपोज करो स्कैंडियम। पहला पॉइंट तो ये है स्कैंडियम। एक तो ये चीज है कि भाई मुझे जब भी किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करना है, निकालना है, तो मुझे सबसे पहले एक बात याद रखनी है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, और फिर उसी के बेसिस पे उसमें मैं ये बता सकता हूँ या डिफाइन कर सकता हूँ क्या उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। ठीक है, कैसे, देखो समझो अब इस चीज़ को। पहला पॉइंट ये है, जैसे स्कैंडियम की बात करता हूँ या मैं एटॉमिक रेडियस की बात करता हूँ। मैंने एक ट्रेंड बनाया था पीछे, जब हमने एटॉमिक रेडियस कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसमें ट्रेंड बना था, पहले 5 एलिमेंट्स का साइज डिक्रीज होता है, उसके बाद रेडियस उनकी कांस्टेंट होती है, और उसके बाद अगर यदि हम चलें तो उनकी रेडियस बढ़ जाती है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पीछे वाला, जो मैंने रेडियस में मैंने आपको पढ़ाया था, और वो मैंने बताया था कि अगर यदि हम बात करें तो पहले 5 एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये जो 5 एलिमेंट्स है इनमें रेडियस लगातार डिक्रीज करते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, ये 5 एलिमेंट्स है जिनमें रेडियस लगातार डिक्रीज होती है। डिक्रीज हो गई, यहां से यहां तक आए, डिक्रीज हो गई, ठीक है, डिक्रीज हो चुकी है। इनसे आगे के 3 एलिमेंट्स हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें साइज कांस्टेंट रहते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहता है, वो एक सेम लाइन में चलते हैं। और अगर इससे आगे चलें तो कॉपर और जिंक, इन दोनों में साइज इंक्रीज करता है। ध्यान से समझना इस चीज को।
अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर यदि मैं रेडियस फैक्टर की बात करूं तो रेडियस फैक्टर मुझे यही समझाता है कि साइज लगातार डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, तो मेरे पास में ये डिक्रीज होके यहां से यहां तक आ रहा है। मतलब मेरे पास में स्कैंडियम का साइज सबसे बड़ा, फिर टाइटेनियम का उससे छोटा, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अगर यदि मैं यहाँ पे साइज फैक्टर लिखूं तो स्कैंडियम का साइज सबसे बड़ा, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम और फिर मैग्नीज। ये बन रहे हैं, यही बन रहे, यही बन रहे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अगर मैं अब इसमें बात करूं, इसी में मैं बात करने की कोशिश करता हूं, स्कैंडियम जिसका साइज बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये साइज बड़ा है, इसका मतलब स्कैंडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, कम होगी। उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज। ये हमारे पास पॉइंट निकल के आया। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बढ़िया तरीके से हमें समझ में भी आ गया। साइज डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक था। कोबाल्ट, निकल, आयरन के लिए अगर मैं बात करूं तो इनके लिए कांस्टेंट रहेगी, मतलब सेम सेम रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास में ये डिक्रीज होती है। किस तरीके से होती है उसके बारे में मैं बातें करूंगा। यहां पे मैं पहुंचा कॉपर और जिंक पे। जब मैं कॉपर और जिंक पे पहुंचा तो यहां पे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। देखा मैंने कॉपर और जिंक में कॉपर का साइज बड़ा है, फिर जिंक का और भी बड़ा है, तो इसका मतलब मेरे पास में ये हुआ कि कॉपर का साइज से जिंक का साइज बड़ा होता है। बिल्कुल है। और जब साइज बड़ा होगा तो एक बात तो मेरे को पता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। ये मेरे को कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि भाई साइज के हिसाब से ये चलता है, लेकिन यहां पे गलती हो जाती है। और वो गलती ये होती है कि मुझे ये चीज देखने को मिलती है, कॉपर से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है जिंक की। कॉपर से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है जिंक की। यहां पे कॉपर का साइज छोटा होता है, जिंक का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। ठीक है, साइज का फैक्टर लिखा है मैंने, यहाँ पे साइज फैक्टर लिखा है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉपर से बड़ा साइज जिंक का होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक की कम होनी चाहिए। इसके हिसाब से अगर यदि मैं देखूं तो कॉपर की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कॉपर का साइज छोटा होता है और जिंक का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो कॉपर की ज्यादा होनी चाहिए और जिंक का छोटा आयनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए। लेकिन इसका फैक्टर यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे साइज के अलावा स्टेबिलिटी फैक्टर काम करेगा। स्टेबिलिटी फैक्टर, अब वो किस तरीके से काम करेगा उसको समझते हैं। देखो, अगर यदि मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d10 और 4s1। मेरे पास यही होती है इसकी कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होती है, 3d10 4s1। और अगर यदि मैं जिंक की बात करता हूं तो जिंक में कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2। ये बात देखो, अब देखना है, इसको ध्यान से देखना है। इसमें d ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड है, बहुत बढ़िया। लेकिन s ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड है। s ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है। d ऑर्बिटल क्या है, फुली फील्ड है, फुली फील्ड है। चलो ठीक है। अगर मैं जिंक की बात करता हूं तो इसमें ये फुली फील्ड है, d ऑर्बिटल भी फुली फील्ड है, s ऑर्बिटल भी फुली फील्ड है। दोनों के दोनों पूरी तरीके से भरे हुए हैं, फुली फील्ड है, फुली फील्ड है। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, fully filled orbitals are more stable than half filled and half filled plus fully filled। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे फुली फील्ड प्लस फुली फील्ड का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हाफ फील्ड प्लस फुली फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए मेरे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे केवल साइज का फैक्टर अप्लाई नहीं करना है, केवल साइज फैक्टर अप्लाई नहीं करना है, इसको ध्यान से नोट कर लेना। क्लियर है,
एकदम क्लियर हो गया। चलो अगर यदि ये पॉइंट क्लियर है तो मैं इसी पे अगर बात करूं, इसी के साथ में अगर यदि मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करूं तो मेरे पास ये तो था पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं, देखो कोई भी एलिमेंट हो, मैं यहां से उठाता हूं इन दोनों के लिए, क्रोमियम मैग्नीज को उठाता हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्रोमियम और मैग्नीज, क्रोमियम एंड मैग्नीज। जब मैं इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। क्रोमियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होती है, सॉरी इसको अगर यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी 3d5 4s1, 3d5 4s1। और अगर मैं मैग्नीज की बात करूं तो ये हो जाएगी 3d5 4s2। ध्यान से समझना है इस चीज को, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूं तो ये होती है 3d5 4s1। इसमें दोनों के दोनों हाफ फील्ड हो रहे हैं, हाफ फील्ड हो रहे हैं। और यहां पे क्या है, एक हाफ फील्ड है और एक फुली फील्ड है, फुली फील्ड। इसका मतलब अगर यदि मैं जनरली पहला ट्रेंड देखूं, इसमें जनरल रिलेशन देखूं मैं पहला, तो मेरे को देखने में ये मिल रहा है कि क्रोमियम साइज में छोटा है। पहली बात तो ये है, अगर मैं साइज फैक्टर देखूं तो क्रोमियम मैग्नीज से साइज में छोटा होता है, चलो कोई बात नहीं है। अगर छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैग्नीज में कॉम्बिनेशन दूसरा बन रहा है और वो ये हाफ फील्ड प्लस फुली फील्ड स्टेबिलिटी आ रही है, हाफ फील्ड प्लस फुली फील्ड स्टेबिलिटी आ रही है। और जब ये हो रहा है तो इसके अंदर ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ध्यान से समझ लेना, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम की कम होती है, मैग्नीज की ज़्यादा होती है, पहला पॉइंट। लेकिन अगर यदि मैं इसी के अलावा दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, दूसरा पॉइंट है मेरा आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 का मतलब होता है मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन और निकालना है। एक निकल चुका है पहले से, अगर यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो पहले तो S में से निकलेगा, पहले तो S में से निकलेगा, और पहले S में से निकलेगा तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे D बचा है। अब ध्यान देना इस बात का। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर काम करेगा और वो कौन सा, यहां पर अब उल्टा केस हो जाएगा, क्रोमियम की ज्यादा हो जाएगी, मैग्नीज की कम हो जाएगी। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। क्या मैंने ये बोला, क्रोमियम की अगर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे तो उस टाइम पे 3d5 4s0 और ये 3d5 4s1। क्लियर है। और यहां पे क्या होगा, डी ऑर्बिटल फुल्ली हाफ फील्ड, डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब मुझे डी से इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो एस ऑर्बिटल सबसे बाहर पड़ा होता है, सबसे बाहर, और एस ऑर्बिटल जब सबसे बाहर है तो उसके अंदर से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल सबसे बाहर है, साइज में उसका वेरिएशन आएगा। बात क्लियर। पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा एस ऑर्बिटल से निकलेगा, उसके बाद डी ऑर्बिटल से निकलना शुरू होता है। तो पहले क्रोमियम का जो साइज है वो फैक्टर कर रहा था। पहले हमारे पास में क्रोमियम का साइज छोटा था, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी थी, मैग्नीज में हाफ फील्ड प्लस फुली फील्ड स्टेबिलिटी थी। लेकिन अगर यदि मैं बात करूं मैग्नीज की, तो मैग्नीज में हाफ फील्ड प्लस फुली फील्ड था। जब आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट देखी तो उसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकलना था, तो अब मेरे पास इसमें स्टेबिलिटी है, लेकिन एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है एज कंपेयर टू डी ऑर्बिटल। तो क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज से ज्यादा मिलेगी, और अगर यदि मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम की पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम मिलेगी। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। सेम रूल अगर यदि आप कॉपर के केस में देखोगे, कॉपर और जिंक के केस में पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर से ज्यादा होती है, लेकिन दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर की ज्यादा होती है जिंक से। दोनों को इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर की कॉपर की कम होती है, जिंक की ज्यादा होती है, और दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी में कॉपर की ज्यादा होगी, जिंक की कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी।
बात क्लियर हो गई। तो इनमें दो फैक्टर्स काम करते हैं, वही दोनों फैक्टर्स यूज करने हैं, साइज प्लस स्टेबिलिटी, और उसी के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह वो सब साइज में आ जाता है, उसको ध्यान से समझना है। क्लियर है। और इन्हीं के नीचे वाले ट्रेंड सिमिलर इन्हीं के नीचे वाले ट्रेंड शो करते हैं। क्लियर है, एकदम क्लियर है, पक्का। एक लास्ट में इसका एक पॉइंट और है जिसको आप ये और नोट कर लेना, निकल 2, अगर यदि मैं बात करूं निकल 2 पॉजिटिव, अगर यदि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करेंगे तो निकल 2 ज़्यादा स्टेबल होता है, निकल 2 ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है प्लेटिनम 2 से, ठीक है। लेकिन अगर यदि मैं निकल 4 की बात करता हूं 4+, तो वो कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्लेटिनम 4+। इन दोनों के बीच में भी एक थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछा जाता है या लिखवा लिया जाता है कि बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है थर्मोडायनामिकली। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट था आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किस तरीके से हम उनका ट्रेंड वेरिएशन देखते हैं, किस तरीके से वो वेरी करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जिनके ऊपर वो काम करता है, इन सब के बारे में मैंने कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।